अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुश आमदीद। यहाँ पर आगाज में बताएंगे आपको हेल्थ केयर कमीशन की कराची में पहली कार्रवाई। क्लिफ्टन में हड्डियों के अस्पताल में कॉस्मेटिक सर्जरी होने पर अस्पताल सील कर दिया। यहाँ वज़ीर बल्दियात सईद गनी और दीगर अहम शख्सियात भी इलाज कराती थीं। मजीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे शफकत अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत अजीज़, बताइएगा कि जाली अस्पताल यहाँ पर चल रहा था और कोई आम आदमी यहाँ पर इलाज नहीं करा रहा था। सईद गनी और दीगर अहम शख्सियात भी यहाँ पर इलाज कराती रही हैं। जी बिल्कुल फवाद, ये बड़ी अहम बात है कि कराची का पोश इलाका क्लिफ्टन, यहाँ पर ये अस्पताल काफी अर्से से चल रहा था। अस्पताल तो हड्डियों के अमराज के मुतालिक जो है वो हेल्थ केयर कमीशन में रजिस्टर्ड भी था, लेकिन यहाँ पर दीगर जो सर्जरी जो थेरेपीज होती थी वो कराती थी, जिसमें स्किन की जो थेरेपीज है, सर्जरी है, इसके साथ साथ लेप्रोथेरेपी जो है, ये स्किन की बड़ी अहम थेरेपी होती है, लेकिन जो यहाँ पर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है। ये तमाम तरह थेरेपी जो है वो बड़े आराम से यहाँ पर महंगे दामों जो है वो की जाती थी। यहाँ पर एक विजिट का सिर्फ डॉक्टर का चेकअप करने का जो कीमत है वो 11,000 रुपए एक विजिट की यहाँ पर जो है वो फीस ली जाती थी। तो काफी महंगा यहाँ पर इलाज होता था, जिसके बाद आज हेल्थ केयर कमीशन ने जो है वो छापा मारा और उसके बाद यहाँ पर जो नाकिस जो मटेरियल था जो वो भी कब्जे में ले लिया। जो अद्वियात यहाँ पर इस्तेमाल होती थी वो कहीं भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है और जो तरीक़ाकार जो है वो भी यहाँ पर कहीं पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसके बाद इस अस्पताल को जो है वो सील कर दिया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शफकत अजीज़, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी हेल्थ केयर कमीशन की टीम को देखकर हैरान रह गए। बताया कि पिछले साल एक सेशन लिया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। नहीं फिजियोथेरेपी और जिनका एक है वो लगाते हैं। हेल्थ केयर कमीशन के रुकन डॉक्टर अयाज मुस्तफ़ा ने बताया कि अस्पताल में अताई मरीजों का इलाज करते थे, ट्रीटमेंट और दुआएं तक रजिस्टर्ड नहीं थी। भी थी जिसके लिए ऑथोराइज नहीं थे, लाइपोथेरेपीज कर रहे हैं उसके लिए ऑथोराइज नहीं है, रेडियोथेरेपी की यहाँ पर मशीन्स अवेलेबल थी जिनको हमने देखा है। और सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि पेशेंट्स को एज सच कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि जो क्वैक्स हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिसेस दे रहे हैं। इनकी जो ज़्यादातर ट्रीटमेंट्स हैं वो कहीं से रजिस्टर्ड नहीं है, ना इनकी ड्रग्स रजिस्टर्ड हैं, जो मेडिसिन इन्होंने फ्लैश की हुई हैं अपने रूम्स के अंदर, ना ही इनकी जो थेरेपीज़ हैं वो कहीं से रजिस्टर्ड हैं, स्टैंडर्डाइज्ड हैं। जबकि अस्पताल में इलाज के लिए आई मरीज़ा कहती हैं कि उन्हें इलाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कई सेशंस करवाए, उल्टा घुटनों में उनके दर्द शुरू हो गया है। चौदहवीं हो गई है, सही बात है, और मैं पहले से ख़राब हो गई हूँ। कोई काम मैं अभी घर में इतना मुश्किल चलती हूँ, मेरे घुटनों में दर्द नहीं था, इसकी वजह से स्टार्ट हो गया। मैंने इनको बोला कि मेरे घुटनों में दर्द स्टार्ट हो गया, तो ये जो कंधे हैं इनका स्टार्ट हो गया, गर्दन का ऊपर नीचे मैं नहीं कर सकती, बड़ी मुश्किल में, यकीन जानो। लेज़र से यहाँ गर्दन पे लगाते हैं तो कहते हैं कि ये इससे बेहतर होगा। 20 मुझे लिख के दी हुई है, 14 हो गई हैं, तो अभी ये फिजियो वगैरह कराते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा इकदाम, अद्वियात की कीमतों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वजारत सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत ने दवाएं महंगे दामों बेचने और जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दिया है। बुशरा भट्ट की रिपोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, अद्वियात की कीमतों में 15% इजाफे का एलामिया मुअत्तल। जस्टिस इकराम और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रिट की समाअत की तो दरखास्त गुजार नूर आलम एडवोकेट ने कीमतों में इजाफे को आइन से मुतसादिम करार दिया। जब तक लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड नहीं होगी उस वक्त तक मेडिसिन के ऊपर जो है जो एक्स्ट्रा इंक्रीज करते हैं ये खिलाफ कानून और आइन है, जिसके ऊपर उन्होंने वो नोटिफिकेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया। हाई कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमत से वजाहत भी तलब कर ली। अद्वियात की कीमतों में दोबारा कमी हुई तो शहरियों ने भी लिया सुख का सांस। जो फैसला है हाई कोर्ट ने किया है ये स्पेशली पुअर पीपल्स लोगों के लिए किया है और ये बहुत अच्छा डिसीजन किया है। आवाम को सस्ता दवाई मिलेगी तो हर जगह आवाम को रिलीफ मिलेगी ना। अदालत आलिया ने केस की समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
कैमरामैन आबिद खान के साथ बुशरा भट्ट, समा, पेशावर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब। तारिक आफाक साहब, बताइएगा, क्या हाईकोर्ट के हुक्म का इतलाक मुल्क भर में होगा? जी यकीनन पेशावर हाई कोर्ट के इस हुक्म का इतलाक जो ना वो मुल्क भर पे होगा, और क्योंकि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उसने इलामिया जारी किया था और जिसमें 15% तक इजाफे का उन्होंने इजाज़त दे रखी थी, तो इसके इतलाक जो ना सिर्फ के खैबर पख्तूनख्वा पे नहीं होगा बल्कि मुल्क भर पर इस इलामिया का और इस हुक्मनामे का इतलाक होगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 15% जो इजाफा हुआ था, तो ऐसा जब हमने जो ना मुख्तलिफ जगहों पे बात की है, लोगों से पूछा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से जो वाबस्ता लोग हैं उनसे बात की है, जो ड्रग स्टोर के मालिकान हैं उनसे बात की है, तो उनका यह कहना था कि ये सच 15% इजाफा भी नहीं था, बल्कि बाज़ मेडिसिन में जो ना ये इजाफा जो ना ये 50%, 60%, बल्कि 65% जो है ना उनका यह कहना था कि ये इजाफा हुआ था। और उसमें आपने ये भी देखा है कि जो मेडिसिन आपको पहले दस्तियाब होती थी, मिसाल के तौर पर एक ये एरिथ्रोमाइसिन जो ना एक मेडिसिन थी जो 570 रुपये में पहले मिलती थी, लेकिन अब उसकी कीमत जो ना 920 रुपये हो गई है। तो इस हवाले से अगर ये देखें तो ये तो तकरीबन 65% जिसका इजाफा बनता है, यानी ये 15% इजाफा नहीं है। तो इसी तरह जो ना फार्मास्यूटिकल जो है ये मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन वालों ने उन्होंने फिर अपने तौर पर भी इसमें इजाफा किया है, जिसका बराह रास्त असर जो है वो आवाम पे पड़ा है। आपने देखा है कि अगर 15% के हिसाब से भी लिया जाए तो पाकिस्तान में कौन सी जैसे मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनकी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसकी कीमत जो ना अगर आप 2-3 एंटीबायोटिक भी लें तो मेरे ख्याल से 400-500 रुपये उसका बिल आता है। तो इसमें जो ना अगर 10 रुपये का मज़ीद इजाफा हो जाए तो इसका लामहला असर जो है वो आवाम ही पे पड़ना था और शहरियों पे उसका असर पड़ना था। इसलिए अगर हम देखें कि जो हाई कोर्ट का ये इकदाम है तो इस हवाले से एक बहुत बड़ा रिलीफ आवाम को मिलेगा कि ये जो महंगे दामों आप उन्होंने मेडिसिन बेचनी थी अब उससे वो बाज आ जाएंगे। दूसरी बात अहम बात ये थी कि हाई कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि इस हुक्मनामे के बाद अगर कोई अद्वियात फरोश जो है वो ड्रग को या अद्वियात को वो ज़ख़ीरा करेगा या उसी तरह महंगे दामों बेचेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत बड़ा रिलीफ था। और दूसरी बात ये थी कि इसका इतलाक जो ना पूरे सूबे पे नहीं बल्कि पूरे मुल्क पे होगा। तो इस हवाले से अगर देखें तो ये था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी जवाब तलब कर लिया गया है, वफाकी हुकूमत से भी ठीक है। अच्छा, चूँकि आप ये कह रहे हैं तारिक आफाक साहब के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत से भी जवाब तलब किया गया है, तो सूबाई हुकूमत के नुमाइंदे शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है आवाम को पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। आप ये समझते हैं कि अब इस हुक्म के बाद भी अगर कोई महंगे दामों दवाएं फरोख्त करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, ऑलरेडी हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इसके लिए मौजूद है और वो पहले से उस पर कर रही है, लेकिन इसमें कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं कि जैसे कुछ मेडिसिन के रेट्स हैं वो मुकर्रर करती है फेडरल गवर्नमेंट जी। और वहाँ जो इदारा है वो करता है। यहाँ पे तो बहुत कम मेडिसिन ऐसी हैं जो यहाँ पे बनती हैं लोकल, और उन जो वो भी बहुत कम हमारे पास उसका इख्तियार होता है कि हम उसके रेट्स मुकर्रर करें। लेकिन जो हमारे पास है उसका भी, और जो हम देखेंगे कि अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई दवाइयाँ महंगी नहीं हुई है और यहाँ पे लोग उसको महंगी फरोख्त कर रहे हैं तो इस पर एक्शन नहीं, मैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहा हूँ कि कार्रवाई भी होगी इंशाल्लाह, उनको जुर्माने भी होंगे, उनको सजाएं भी होंगी। ठीक है। अच्छा, जिस तरह शौकत यूसुफजई साहब आप खुद कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से दवाइयों की कीमतों को तय किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये देखा है कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं अब वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं दवाइयाँ और फिर वो अब चूँकि बाकायदा हुक्म भी दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन खिलाफ वर्जी ज़ख़ीरा अंदोज़ों की जानिब से की जाती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह से आप कार्रवाई करेंगे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और जो रूह है इस फैसले की उसके मुताबिक अमल दरामद हो सके? शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ नहीं है। शौकत यूसुफजई साहब तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन तारिक आफाक आप ही इसी सवाल का जवाब दे दिएगा कि आखिर किस तरह से हुकूमत इस ये जो फैसला किया गया है उसके ऊपर अमल दरामद करवा पाएगी? देखिए, यकीनन यहाँ पे उनका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे उनके ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पे जाके ड्रग मार्केट्स में जो ना और जो मेडिसिन की मार्केट्स है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे उनका छापे मारते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे उनके दौरे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत जो ना सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। इनके पास वो तमाम निज़ाम भी मौजूद है, स्ट्रक्चर भी मौजूद है और ड्रग इंस्पेक्टर ही के ज़रिए जो ना वो इस
हुक्मनामे का इतलाक भी करा सकते हैं। लेकिन सबसे अहम मसला ये होता है कि यहाँ पे जो नेक्सेस होते हैं, जो गठजोड़ होता है, फार्मास्यूटिकल ये मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के भी देख लें, यहाँ पे जो अद्वियात बेचने वाले दुकानदार हैं उनका भी देख लें, और फिर ड्रग इंस्पेक्टर्स के भी देख लें। तो अगर यही इस चीज़ को हुकूमत ने काबू कर लिया कि ड्रग इंस्पेक्टर जो ना इसमें कोई डंडी मारने की कोशिश ना करे, तो फिर तो बड़ी आसानी के साथ इस फैसले का इतलाक हो पाएगा। और ऐसा नहीं है कि हुकूमत नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। आवाम को इसका फ़ायदा भी पहुँचेगा, इसका रिलीफ भी पहुँचेगा। लेकिन अगर ड्रग इंस्पेक्टरों ने यहाँ पे डंडी मारने की कोशिश की तो फिर यही होगा कि जो जैसे आपको पता है कि हमारे हर शोबे में जो माफियाज होते हैं, तो यही माफिया फिर यहाँ पर भी जो ना सरगर्म होगी, और उसी तरह होगा कि अद्वियात की जो ना ये किल्लत का सामना हो सकता है। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या दवाओं की कीमतें पुरानी सतह पर बहाल होंगी इस फैसले के बाद? बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं मुआशरे में बढ़ती हुई तलाकें, मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, बच्चे बंटकर रह जाते हैं, कभी माँ के साथ तो कभी बाप के साथ। मगर अब सिंध हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया। अब लाजमी होगा कि हफ्ते में एक बार बच्चों से दूसरे फरीक की मुलाकात कराई जाए। ऐसा ना किया गया तो पुलिस कार्रवाई करेगी। समग्र नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। जी संजय, बताइएगा कि अब लाजमी होगा कि मुलाकात होगी बच्चों की वालिदैन से? जी फवाद, बिल्कुल सिंध हुकूमत अब नया कानून जो है वो बनाने जा रही है, जिस पर काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मुआशरे में खुला की तादाद में इंतहाई इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले समा ने एक तफसीली खबर चलाई थी कि जिसमें बताया गया था कि सिंध में इतने केसेस जो हैं वो सालाना की बुनियाद पर जो तलाक़ें हो रही हैं, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अब इन तलाक़ों के बाद जो बच्चे बंटकर रह जाते हैं, जो ताकतवर अगर वालिद है तो वालिद बच्चों को अपने साथ ले जाता है, अगर वालदा आपके पीछे बैकग्राउंड ताकतवर है तो वालदा अपने पास बच्चे रख लेती है। इसमें जो बच्चे हैं वो एहसास महरूमी का शिकार भी होते हैं, और माँ और बाप अगर दोनों से किसी एक से भी महरूम हो तो ये एक नेमत से महरूम होते हैं, जिसकी वजह से अब ये फैसला किया गया है कि अगर तलाक हो भी जाती है, खुला के बाद अगर अलहदगी हो जाती है, तो भी बच्चे अगर वालिद के पास हैं तो वालिद इस चीज़ का पाबंद होगा कि वो हफ्ते में एक बार वालदा से जो है वो बच्चों को उनसे मिलवाने का लाजिम उस पर होगा। अगर वालिद ने बच्चों को वालदा से ना मिलवाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सिंध हुकूमत इस कानून पर काम कर रही है, काम शुरू कर दिया गया है। कानूनी तौर पर तमाम मुशावरत जो है वो की जा रही है कि कैसे जो है इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। हमने इस सिलसिले में बात तो की, तो अमल दरामद क्योंकि एक मुश्किल मरहला होता है, खुदा न खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाए मुलाकात के दौरान, जब तलाक़ें होती हैं तो काफ़ी एक दूसरे के दरमियान नाराज़गी भी होती है, तो पुलिस को इस चीज़ का पाबंद बनाया जाएगा कि वो जो है वो बच्चों से मुलाकात के वक्त अगर वालिद के पास बच्चा है तो वालदा से हफ्ते में एक बार मुलाकात करवाना होगी। अगर वालदा ने अपने पास बच्चे रखे हैं तो वालिद को एक बार जो है हफ्ते में ज़रूर मुलाकात करवाना होगी। और ये बहुत बड़ा फैसला है कि अलहदगी के बाद वालिदैन हर हफ्ते बच्चों की मुलाकात कराएंगे। संजय साधवानी आप हमें आगाह कर रहे थे। और मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वालिदैन की अलहदगी के बाद बच्चे रुल जाते हैं, तलाक़ों की शरह बढ़ती जा रही है, कानून साजी का इसलिए फैसला किया है कि डिवोर्स हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, तो छोटे बच्चों का जो मामला है वो कोर्ट में जाता है और फिर कोर्ट में भी इल्तवा का शिकार रहता है। आखिर में होता ही है या तो माँ अपने बच्चे से डिप्राइव हो जाती है या वालिद अपने बच्चे से डिप्राइव हो जाता है। तो हम ऐसी कानून साजी पर इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं और सोच विचार कर रहे हैं, जिसके तहत हम इसको लाजमी करार दें कि जब कभी भी खुदा न खास्ता सेपरेशन या तलाक होती है वालिदैन के दरमियान, तो एक ऐसा वाया मीडिया हो कि कस्टडी अगर लेट से वालदा के पास है तो वीकेंड पे वालिद साहब को भी मिलने का इख्तियार हो, या कस्टडी अगर वालिद साहब के पास है तो वीकेंड पर वालदा को भी मिलने का इख्तियार हो। कराची में भी तलाक की शरह में अफसोसनाक हद तक इजाफा हुआ है। मियाँ बीवी में अलहदगी से बच्चों का जहन मुतासर हो रहा है। वकला कहते हैं अदम बर्दाश्त तलाक और खुला में इजाफे की वजह है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। वो आंखें जो अपने बाप को देखकर चमक जाती हैं, उनमें उदासी का समंदर है। अनाया सिर्फ 4 साल की है। साल भर हुआ इस नन्ही सी उम्र में माँ बाप की तलाक भी देख ली और अब अपने नाना के साथ वालिद से मिलने अदालत आती है। हर दफा वापसी पर उसका चेहरा मुरझा जाता है।
गुज़िश्ता चंद सालों में तलाक और खुला के केसेस में इजाफा हुआ है। साल 2018 में नए कितने केसेस आए और निपटाए गए, और आखिर ये तलाक और खुला का रुझान क्यों बढ़ रहा है, आइए जायजा लेते हैं। ये एक अलमिया है इस मुआशरे का जहां तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। 2018 में कराची के 5 अजला की अदालतों में खुला, तलाक, बच्चों की हवालगी समेत 10,500 से जायद केसेस दाखिल हुए। लगभग 2800 से जायद निपटाए गए। सबसे ज्यादा जिला शर्की की अदालतों में 3043 मुकदमा दाखिल किए गए। गरबी में 2150, जनूबी की अदालतों में 1648 और जिला वस्ती की अदालतों में 2100 मुकदमा दायर हुए। 2017 में ये तादाद 1000 कम थी, यानी 2017 में कराची की अदालतों में 9,500 फैमिली केसेस फाइल हुए। 2016 में दायर इन केसों की तादाद 9,000 थी। इन मुकदमात में मियाँ बीवी तो अलग हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चों का जहन मुतासिर होता है। ये जितने बच्चे कोर्ट में आ रहे हैं, सबकी दुनिया तबाह ही पड़ी। एक माँ को बाप की ममता जाग रही है, एक माँ की ममता जाग रही है। खिलौने लेके आ रहे हैं, कब तक खिलौने देंगे? किसके पास रहेगी? बाप के पास, माँ के पास? जिंदगी कैसे गुजारेगी? बच्ची के क्या होगा? उसको मैं सारी जिंदगी क्या बोलूँगा? तेरे बाप ने छोड़ा कि तेरी माँ ने छोड़ा? क्या बोलूँ? फैमिली केसेस की पैरवी करने वाले वकला कहते हैं मुआशरे में अदम बर्दाश्त तलाक और खुला में इजाफे का सबब है। जो पेरेंट्स आते हैं मीटिंग के लिए, 2 घंटे या 1 घंटे की जो मीटिंग करते हैं, इसमें अपनी मोहब्बत से बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। अगर यही मोहब्बत और ये सब कुछ ये टाइम पहले दिखाए तो शायद ये नौबत ना आ जाए। बच्चों का फ्यूचर देखते हुए अगर वो कंप्रोमाइज़ करेंगे तो शायद ये नौबत ना आ सके। खानदान एक मुआशरे की इकाई होता है, ये बिखरता है तो मुआशरा भी असरअंदाज होता है। बर्दाश्त के कल्चर को फरोग दिया जाए तो खानदानी निजाम को मजबूत बनाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। साहिवाल सानहे पर तहकीकात के लिए बनाई गई JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। मकतूल खलील के भाई जलील ने JIT कालदम करार देने और अदालती कमीशन तश्कील देने की इस्तदा कर दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे शाहिद हुसैन से। शाहिद, बताइएगा, चैलेंज कर दिया गया है JIT को? जी, जो मकतूल खलील के भाई हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है और चैलेंज किया है उन्होंने IG पंजाब को के उस हुक्मनामे को, और कहा यह है कि उनके पास इसका इख्तियार नहीं था मगर उन्होंने JIT तश्कील दे दी, और इसका सारा मकसद सिर्फ और सिर्फ पुलिस एहलकारों और CTD के जो एहलकार थे उनको बचाने की कोशिश है। इसलिए उनको JIT से इंसाफ की उम्मीद नहीं है। उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी का भी हवाला दिया कि JIT की तहकीकात रोकने का हुक्म दिया था सेनेट की कायमा कमेटी ने, लेकिन उसके बावजूद JIT जो है वो तहकीकात कर रही है। उन्होंने JIT पर अदम एतमाद का इजहार किया है और साथ ही साथ अदालत से इस्तदा की है कि इसे कलअदम करार दिया जाए और अदालती कमीशन की तश्कील देने की भी इस्तदा की है। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आपने हमें अपडेट किया। वफाकी काबीना ने नई वीज़ा पॉलिसी में नरमी की मंजूरी दी है। इब्तिदा में 60 ममालिक को ऑन अराइवल एंट्री वीज़ा मिलेगा। इसी पर बात करेंगे अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइएगा, नरमी की पॉलिसी मंजूरी दी गई है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। हज पॉलिसी समेत वीज़ा पॉलिसी और अहम तैनाती और तकर्रियों पर आज काबीना जो है वो मंजूरी देगी। काबीना ने पाकिस्तान वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला ने काबीना के इजलास में ब्रीफिंग दी है। कौमी वीज़ा पॉलिसी में नरमी के फैसले पर काबीना ने इत्मीनान का इजहार किया है। वफाकी काबीना ने नई वीज़ा पॉलिसी में नरमी की मंजूरी दी है। इब्तिदा में 60 ममालिक को ऑन अराइवल ऑन एंट्री वीज़ा मिलेगा। दर्जनों ममालिक को ऑनलाइन अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिलेगा। 100 से ज़ायद ममालिक के लिए वीज़ा शराइत नरम कर रहे हैं। पॉलिसी का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। ताहम काबीना ने आज जो वीज़ा पॉलिसी थी उसकी मंजूरी दे दी है। सही, बहुत शुक्रिया अब्बास, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तानी मिनी बजट पर मोडीज़ ने भी इत्मीनान का इजहार कर दिया है। कहा, हुकूमती इक़दाम से करंट अकाउंट खसारा कम होगा। 2020 तक ये खसारा 4.2% तक रह जाएगा। मज़ीद जानते हैं समग्र नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, तब्दीली का सफ़र कामयाबी की तरफ गामज़न है? ये अगर बात करें, मोदीज ने भी मिनी बजट पर तबसरा दिया है जिसमें कहा है कि पाकिस्तान का मिनी बजट के बाद करंट अकाउंट खसारा कम होगा और साथ में रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा जो है 4% रहेगा। माली साल 2018 में जबकि गुज़िश्ता माली साल 6.1% था। और ये भी कहा है कि मिनी बजट से बरामदात में भी इजाफा होगा और साथ में जो मुश्किलात थी उसमें आसानी होगी और बजट खसारा जो है हदफ से
1% रहने का कहा है। साहब ने कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। कोट लखपत जेल के कैदी से मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ से 15 मिनट की मुलाकात के लिए बाज लीगी रहनुमा 10 मिनट पैदल चलकर कोट लखपत जेल पहुंचे। कुछ रिक्शे में सवार होकर आए और बहादुर आदमी जावेद हाशमी को तो मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर जेल जाना पड़ा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। बड़ी बड़ी गाड़ियों के मुसाफिरों पर आज ये कैसा वक्त आया। तलाल चौधरी पैदल, मरियम औरंगजेब और माइजा हमीद रक्शे में, जबकि जावेद हाशमी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल पहुंचे। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। जेल के अतराफ गाड़ियों का रश लगा तो इंतजामिया ने मुलाकातियों की गाड़ियां जेल से कुछ फासले पर रुकवाईं। तलाल चौधरी ने इसका मलबा भी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर डाल दिया। बुज़दार की हुकूमत है नाकस किस्म की, ये वसीम अकरम प्लस है, नाकस हुकूमत है। इंतजामी तौर पर ये बिल्कुल मफलूज लोग हैं। ये इनकी पैदल आने में क्या इनकी दिक्कत हुई, आपको पैदल आना पड़ा? सामने है कि लीगी रहनुमा हिना परवेज भट्ट को सुहाने मौसम में पैदल चलना अच्छा लगा। ये कोई बात नहीं, मियां साहब को मिलने के लिए पैदल चले जाएंगे, बारिश मौसम एंजॉय करेंगे। साबिक सदर ममनून हुसैन, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी और अयाज सादिक ने भी कोट लखपत जेल पहुंचकर साबिक वजीर आजम और जेल के कैदी नवाज शरीफ से मुलाकात की। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। ऐसे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि इलाज के लिए अस्पताल दाखिल कराने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ भी कैदी ही बनकर रहना पड़ेगा। रहनुमा अपने कायद की तबीयत पर फिक्रमंद नजर आए। मरियम नवाज की आमद पर कारकुनान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लाहौर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ कैदे तन्हाई से परेशान, मुलाकात के दिन फरमाइश करके मियां मोहम्मद बख्श का कलाम सुना। कोट लखपत जेल आने वाले नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ की सेहत पर फिक्रमंद दिखाई दिए। अस्पताल दाखिल ना करवाने का सवाल हुआ तो नवाज शरीफ बोले, अस्पताल में भी तो कैद ही रहूंगा, दुआ करें जल्द जमानत हो और आप लोगों के दरमियान हूँ। लीडर यही होता है जो अंदर जो दुख है वो दुखों की कचरी आने वालों के सामने नहीं खोलता, वो तो बात वो करता है जिसको सुन के हम सब लोग जो है ज्यादा हौसला लेके आते हैं। मुलाकात के लिए आने वाले रहनुमा हुकूमत पर भी तनकीद के नश्तर बरसाते रहे। लोगों के कारोबार जो है वो तोड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनका हथकंडा है कि लोगों को खौफजदा किया जाए ताकि लोग जो है इनकी जो बदअमालियां हैं उनके ऊपर जो है वो आवाज ना उठा सके। मरियम नवाज कोट लखपत जेल पहुंची तो कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। मरियम नवाज वालिद के लिए घर से खाना भी लेकर आईं, जिसमें दाल चावल, आलू गोश्त, साग और चावलों के आटे की रोटी शामिल थी। अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, मगर उससे पहले न्यूज अपडेट। 35 जहाज थे, अब 25 रह गए। एक जहाज के लिए 507 लोगों का स्टाफ था। PIA हुकाम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ बोले, किसी जमाने में ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, जहाजों के टॉयलेट तक खराब हैं। PIA हुकाम से गुज़िश्ता 15 साल की मुकम्मल तफसीलात तलब। और कराची में पाकिस्तान चौक के करीब प्रिंटिंग की दुकानों में आतिशज़दगी, 2 दुकानें जलकर राख हो गईं। 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया कि इलेक्ट्रिक का अमला वक्त पर न पहुंचा, शॉर्ट सर्किट होता रहा, आग फैलती रही। दुकानदारों का मौक़िफ़।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए 60% काम मुकम्मल हो गया। नए सूबे के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन ताहिर बशीर चीमा का समा से खुसूसी इंटरव्यू में दावा। नईम अशरफ भट्ट से गुफ्तगू में बोले, अलहदा सूबे की कोई मुखालफत नहीं कर सकेगा। दारुल हुकूमत का फैसला वजीर आज़म इमरान खान करेंगे। आवाम को इससे गर्ज नहीं कि दारुल हुकूमत कहाँ हो। नए सूबे का सेक्रेटेरिएट मुकम्मल इख्तियार के साथ काम करेगा। ये कैपिटल की डिसीजन जो है ये प्राइम मिनिस्टर ने करना। हमने तो हमारी तो शुरू से ये ख्वाहिश रही है कि हमारा सूबा अलहदा होना चाहिए और बेसिकली सूबे के अवाम को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं और कोई गर्ज नहीं है कि कैपिटल कौन सा होता है। जो भी कैपिटल होगा, अगर हम लोग सारे साउथ पंजाब के लोग जो हैं वो लाहौर आ सकते हैं तो हमारे अपने करीब जो भी कैपिटल होगा वहाँ पर भी जा सकते हैं। सब सेक्रेटेरिएट का हम बना रहे हैं जी, सब सेक्रेटेरिएट की ही, जो कि हमने प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि 1 जुलाई से पहले उसको हमने ऑपरेशनल करना है, तो वो भी उसके ऊपर वर्किंग हमारी जारी है। अच्छा, अभी तक आपने कितना काम कर लिया? हमने इस वक्त तक आप ये कहने कि हमने 60% के करीब हमारी वर्किंग हो चुकी है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी हो चुकी है और पॉलिटिकल लोगों के साथ भी हो चुकी है। एक कंसेंसस भी डेवलप हो गया है अल्लाह के फजलो करम से, और इसमें कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है जो इस बात की मुखालफत कर सके। सब सेक्रेटेरिएट जो है, बल्कि मैं उसको सब सेक्रेटेरिएट का नाम भी नहीं दूंगा, सेक्रेटेरिएट जो साउथ पंजाब में होगा वो इंशाल्लाह ताला जब शुरू होगा पूरी वर्किंग के साथ शुरू होगा। वो आपको फिर ऐसा महसूस नहीं होगा कि वहाँ के मामलात इधर लाहौर आ रहे हैं या लाहौर के मामलात उधर जा रहे हैं। पंजाब के मामलात ऐसा नहीं होगा, वो फुल अथॉरिटी के साथ अपना काम करेगा। उन्होंने तो 2 करवा दी हैं ये, वो पहले भी कराई थी। वो जब आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी 2 ये हुई थी। उनकी अगर विल होती तो उस वक्त भी ये सब कुछ हो सकता था। ये पॉलिटिकल स्कोरिंग की बातें हैं। समा के नुमाइंदे खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, आपको इंटरव्यू देते हुए ताहिर बशीर चीमा ने तो बड़ा दावा कर दिया है कि जनूबी पंजाब सूबे के लिए 60% काम मुकम्मल हो गया है। जी बिल्कुल फवाद, बहुत क्लियर है और यही वो शख्सियत है जिन्होंने पहले जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया और वहाँ इलेक्शन जो है वो पीटीआई को जितवाया। ये उसके उस वक्त सेक्रेटरी जनरल थे। अब जनूबी पंजाब की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके चेयरमैन हैं। तमाम मामलात ताहिर बशीर चीमा ही देख रहे हैं और उनका ये दावा है कि 60% काम जो है वो हो चुका है। और ये एक और बात उन्होंने बताई है कि जो सब सेक्रेटेरिएट जुलाई में शुरू होगा वो महज सब सेक्रेटेरिएट नहीं बल्कि फुल फ्लेज सेक्रेटेरिएट होगा। यानी आप समझ लें कि किसी को भी अब जनूबी पंजाब का जो बंदा होगा, कोई काम होगा तो उसे लाहौर के सिविल सेक्रेटेरिएट नहीं आना पड़ेगा। दूसरी बात उन्होंने जो अहम बात थी कि एक माहौल बना हुआ है कि शायद बहावलपुर होगा या मुल्तान कैपिटल किसको बनाएं, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई मसला नहीं है। जो भी कैपिटल इन 2 शहरों के अलावा भी तीसरा होगा तो जनूबी पंजाब को मंजूर होगा, उसकी आवाम को। लेकिन ये क्लियर है कि अब सूबा बनेगा और पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं चलेगी। नून लीग जो बिल जमा करवा रही है ये सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग है, क्योंकि इससे पहले वो हुकूमत में रहे हैं तो उन्होंने सूबा नहीं बनाया। उन्होंने कहा है कि 3 डिवीजन होंगे, बहावलपुर डिवीजन, मुल्तान डिवीजन और डीजी खान। इन तीनों डिवीजन के जितने इलाके, जितने शहर, तहसीलें, अजला हैं वो जनूबी पंजाब सूबा का हिस्सा होंगे। 3 डिवीजन होंगे, ये उन्होंने कंफर्म कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका नईम अशरफ भट्ट। तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद को पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर मंजूर किया तो राना सनाउल्लाह भी बेताब हो गए। पीएसी मेंबर बनने के लिए शहबाज शरीफ को दरख्वास्त दे दी। कोट लखपत जेल के बाहर उन्होंने शेख रशीद अहमद पर कड़ी तनकीद भी की। ये खुद को जो है वो फर्जंदे पिंडी कहता है, हालांकि ये पिंडी का है। जो पीएसी है, पीएसी में एहतसाब नहीं होता। पीएसी तो सिर्फ ऑर्डर पैराज को जो है वो करती है एडजस्ट। ये सिर्फ वहाँ पे खुद से चाहता है कि मैं वहाँ पे आके मियाँ शहबाज शरीफ को जो है वो एम्बैरस करूँगा। तो मैंने भी दरख्वास्त दी है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की है कि अगर ये पिंडी का जो है वो पीएसी का मेंबर बने तो आप भी मुझे मौका दें। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने मियाँ शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर की मुखालफत कर दी है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मुल्जिम रिमांड पर हो तो प्रोडक्शन ऑर्डर गैर आईनी है। रिमांड के अंदर प्रोडक्शन ऑर्डर देना
ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। स्पीकर साहब का एहतराम अपनी जगह है, वो केस दायर हो जाए, वो जेल चले जाएं, केस सबमिट हो जाए, सजा हो जाए, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर की डिफरेंट ऑर्डर है। दोनों भाई और दोनों खानदान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जब डील नहीं हो सकी तो अब ढील के तरफ रामजन है। वेलकम बैक। कराची में डिफेंस के रेस्टोरेंट में मुज़िर सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत के केस में पेशरफ्त। अदालत ने रेस्टोरेंट के मुलाजमीन अदनान और आमिर की जमानत मंजूर कर ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे। समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा, जमानत मंजूर कर ली गई है दोनों की? तो आज से पहले भी इन्होंने दरख्वास्त जमानत दायर की थी, ताहम वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी। ये अदालत ने दरख्वास्त की समाअत के मौके पर अदालत को बताया गया कि क्योंकि फरीकैन में सुलह हो चुकी है और समझौता तय पा गया है, क्योंकि हलाक होने वाले बच्चे जो हैं उनके वालिदैन ने माफ कर दिया है मुल्जिमान को और वो मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। उस समझौते की नकल भी कल अदालत में पेश कर दी गई थी, जिसकी तस्दीक अभी होना बाकी है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की 5-5 लाख रुपए की एवज जमानत मंजूर की है। ताहम मुकदमा जो है वो जो मुतालिका दस्तावेजात हैं उसकी तस्दीक के बाद ही खत्म किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। थरपारकर में गुटके का कारोबार करने वाले दुकानदार को अदालत ने अनोखी सजा सुना दी है। सीनियर सिविल जज ने दुकानदार को 4 माह तक मंदिर में जाकर झाड़ू लगाने का हुक्म दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे रफीक रहमान से। रफीक, इतनी अनोखी सजा? जी, सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट मिठी ने गुरमुख दास के कोर्ट ने सफीना और गुटखा बेचने वाले हिंदू जवाबदार गोबंद महराज को सफीना गुटके के मुकदमे में जवाबदार को 4 माह शव मंदिर में सुबह शाम झाड़ू देने के साथ 2000 जुर्माने की सजा सुना दी है। जवाबदार गोबंद महराज ने सुबह शाम जाके मंदिर में सफाई करेगा और झाड़ू पोछी करेगा। उसके बाद 4 माह के बाद वो रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर को पेश करेगा, उसके बाद उसको राय की जाएगी। जी सही, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया रफीक। नैब ने कराची में कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर कब्जा और 3 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने पर 2 बिल्डर्स को गिरफ्तार कर लिया है। समग्र नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा कि बड़े मारूफ बिल्डर हैं ये दोनों? जी बिल्कुल, नैब कराची ने अहम कार्रवाई की और मतलूब 2 बिल्डर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान जावेद और इसका साथी वसीम जो है बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन काम में करते थे और स्कीम 33 में 19 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, जबकि मुल्जिमान ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन के साथ मिलकर बदनवानी की थी और मुल्जिम जावेद इकबाल और वसीम ने जालसाजी से जमीन जो है रूफी बिल्डर्स के नाम पर जो है ट्रांसफर की थी, जबकि इसी मुंतकली के बाद एक प्रोजेक्ट बनाया गया था और मुल्जिमान ने बदनवानी के जरिए 3 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया इन्होंने सरकारी खजाने को। बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।